साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज मैं फिर से आरआरबी ग्रुप डी के लिए ग्रुप डी की 2025 में जो परीक्षा होनी है उसके लिए साइंस की बात करूंगा। और साइंस में आज का हमारा टॉपिक होगा यांत्रिकी व गुरुत्वाकर्षण यानी मैकेनिक्स एंड ग्रेविटी। क्वेश्चंस जो होंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि किसी परीक्षा में जो कि आरआरबी की परीक्षा है उसमें पहले पूछे गए हैं और या जिनके इस जो परीक्षा होगी जिनके पूछे जाने की पूरी इस परीक्षा में संभावना है आरआरबी ग्रुप डी 2025 की परीक्षा में। इसलिए बहुत ध्यान से पूरी वीडियो को देखिए। टॉपिक की बात करेंगे तो सारे टॉपिक्स पूरे यांत्रिकी व गुरुत्वाकर्षण के कवर किए गए हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हो चाहे गति के नियम हो, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान तथा भार की बात होगी, कार्य तथा बल, ससंजक बल और आसंजक बल क्या होता है इस पर बात होगी, जड़त्व का नियम, अभिकेंद्रीय बल, केशिका क्रिया हो या आर्किमिडीज का सिद्धांत हो, गतिज ऊर्जा, आभासी तथा वास्तविक भार क्या है, स्थायी संतुलन क्या है, कार्य तथा बल क्या है, द्रवों का घनत्व की बात होगी, इसमें वाटर का की जो डेंसिटी है उस पर विशेष बात होगी। तो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिए, आपके लिए बड़े काम की होगी। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया की उसके समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह कथन किसका है? बहुत ही लोकप्रिय कथन है और ये ऐसा कथन है कि ये साइंस का तो है ही, दैनिक जीवन में बहुत उपयोग होने लगा है। तो ये किसने कहा है कि प्रत्येक क्रिया की उसके समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है? हुज स्टेटमेंट इज एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये किसने कहा? प्रश्न आसान है, इसका उत्तर आप दे पाएंगे। क्या आइंस्टीन ने कहा या न्यूटन ने कहा या आर्किमिडीज ने कहा या बोर ने कहा? तो आप न्यूटन के गति के नियमों को आपने पढ़ा है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आइजैक न्यूटन ने कहा था। और ये गति का कौन सा नियम है आप जानते हैं? तीसरा नियम है जिसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे नाव है, इसको जब आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए क्या इधर एक्शन होगा, यानी पीछे तरफ धकेलेंगे खेते हुए जो नाव खेया जाता है, उसके बाद आगे एक्शन होगा, आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से नियम है। गति के नियम के प्रतिपादक की बात करेंगे तो कौन है? आइजैक न्यूटन है। और इन्होंने यह नियम अपनी जो महत्वपूर्ण और बहुत ही लोकप्रिय प्रसिद्ध पुस्तक थी प्रिंसिपिया, इस प्रिंसिपिया में इन्होंने 1687 में इसको प्रकाशित किया था। प्रथम नियम जो है जड़त्व का नियम है कहा जाता है। द्वितीय नियम जो है वस्तु पर आरोपित बल बराबर वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर है, यानी F = m/a की बात करता है। और तृतीय नियम जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, जो कि अभी बात हुई इस पर। अब देखिए न्यूटन के तृतीय नियम का जो उदाहरण ये बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये सारे उदाहरण पूछे गए हैं, इसलिए हमने इसको शामिल किया है, ध्यान से देख लीजिए। चिड़ियों का उड़ना, भाई चिड़िया पंख से जब नीचे हवा को धकेलेगी तो वो ऊपर जाएगी, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होगा। रॉकेट का उड़ना, सेम वही चीज़ है। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, कुआं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिरना, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, ये सारे जो ये क्रियाएं हैं और उनकी ये प्रतिक्रियाएं हैं। तो इस तरह से न्यूटन का गति का तीसरा नियम लागू होता है। नेक्स्ट है, दूसरा प्रश्न है, आप देख रहे हैं आपके काम की चीज़ होगी, निश्चित रूप से आपको फ़ायदेमंद होगी, आपके लिए ही बेनिफिशियल है। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसको जी कहा जाता है, कैपिटल जी, इसकी खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी? तो इस जी की खोज आइजैक न्यूटन ने की थी। अक्सर ये प्रश्न बच्चे गलत करते हैं। आइजैक न्यूटन ने नहीं की थी और आइंस्टीन ने भी नहीं की थी। ये ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हेनरी कैवेंडिश ने की थी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण की खोज, नियतांक की खोज, हेनरी कैवेंडिश। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है आइजैक न्यूटन ने दिया था। वैज्ञानिक जिसने न्यूटन के पूर्व ही यह बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी अपनी ओर खींचती है यानी गुरुत्वाकर्षित करती है, यह ब्रह्मगुप्त थे। ये भारत के वैज्ञानिक थे और गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री थे, गुप्तोत्तर काल के समय थे ये। तो इन्होंने जो है ब्रह्मगुप्त ने पहली बार ये बताया था बहुत पहले
न्यूटन से भी कि पृथ्वी जो है अपनी ओर खींचती है चीज़ों को, यानी इसमें एक आकर्षण बल है। रेखीय गति के समीकरण ये गैलीलियो ने बताया। ग्रह संबंधी सिद्धांत कैपलर के थे। और सूक्ष्म कणों की चालों का अध्ययन करने वाली भौतिकी की जो शाखा है उसे क्या कहते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स, ये याद रखिए। नेक्स्ट है, तीसरा प्रश्न है, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है, यानी चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाता है, तो पृथ्वी पर उसका भार घट जाता है और मात्रा बढ़ जाती है। अब देखिए, मात्रा और भार में आपको अंतर समझना पड़ेगा। तो मात्रा हमेशा अपरिवर्तित रहती है, याद रखिएगा। भार में कमी होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि भार जी और मात्रा पर निर्भर करेगा। तो मात्रा अपरिवर्तित रहती है, तो मात्रा बढ़ जाती है, तो ये गलत हो गया। मात्रा घट जाती है, ये गलत हो गया। देखिए, मात्रा अपरिवर्तित रहती है और मात्रा परिवर्तित रहती है। लेकिन आप समझिए कि जब चंद्रमा से पृथ्वी पर आ रहा है, यहाँ क्या करें, चंद्रमा से पृथ्वी पर आता है, तो चंद्रमा से जब पृथ्वी पर आएगा तो पृथ्वी पर भार हमेशा बढ़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ से 6 गुना ज़्यादा है। तो याद रखिए कि भार बढ़ेगा लेकिन मात्रा अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि मात्रा है जो कि कांस्टेंट रहती है। यहाँ आपको बताना है कि भार बढ़ जाता है या घट जाता है, तो भार घटेगा नहीं बल्कि पृथ्वी पर बढ़ेगा और चंद्रमा पर घट जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ 6 गुना वहाँ से ज़्यादा है, तो भार बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और याद रखिए, मात्रा हमेशा बराबर रहेगी, घटती बढ़ती नहीं है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान बराबर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मान, त्वरण का मान ये 1/6 है। चंद्रमा पर 1/6 है, यानी यहाँ 6 गुना ज़्यादा है। तो और W बराबर mg होता है। यहाँ g है ग्रेविटेशन फोर्स। तो ये जो है गुरुत्वीय त्वरण जो है ये बढ़ जाएगा यहाँ 6 गुना, तो इसलिए भार भी बढ़ जाएगा पृथ्वी पर। चंद्रमा से पृथ्वी पर आने पर उसका भार बढ़ जाता है, लेकिन मात्रा जो है अपरिवर्तित रहती है, याद रखिएगा कि उसकी मात्रा जो है अपरिवर्तित रहती है। अंतरिक्ष में जी 0 है, तब जब जी 0 है तो अंतरिक्ष में भार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि mg है। m अपरिवर्तित है, लेकिन जब 0 हो गया तो m को भी टोटल 0 बना देगा ये, तो इसलिए भार 0 हो जाएगा। इसीलिए अंतरिक्ष में लोग भारहीनता का अनुभव करते हैं, वहाँ उड़ते रहते हैं लोग, जैसे यहाँ तिनका उड़ता है। प्रश्न नंबर 4 है, प्रकृति में सबसे मजबूत बल निम्न में से कौन सा है? देखिए, प्रकृति में सबसे मजबूत बल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है प्रकृति में वो नाभिकीय बल है, न्यूक्लियर फोर्स है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो नाभिकीय बल गुरुत्वीय बल से भी ज़्यादा मजबूत है, शक्तिशाली है, स्ट्रॉन्ग है। यह क्या है? नाभिक के अंदर न्यूक्लियोन्स के मध्य लगने वाला बल है। प्रकृति में सर्वाधिक प्रबल बल है, यह एक आकर्षण बल है। इसकी परास जो है बहुत कम है, रेंज जो है इसकी लगभग 10⁻14 मीटर है, जिसे नाभिक के अंदर ही लगता है। यह बल आवेश पर निर्भर नहीं करता, अतः न्यूट्रॉन के बीच, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच और प्रोटॉन के मध्य समान रूप से लगता है, क्योंकि इनमें चार्ज अलग अलग होते हैं, लेकिन यह चार्ज पर निर्भर नहीं करता है, प्लस और माइनस पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए ये सबके बीच समान रूप से लगता है। तो न्यूक्लियर फोर्स जो है सबसे बड़ा फोर्स है। 5वां प्रश्न है, देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न सब कहीं ना कहीं आए हुए हैं या इसमें आने की संभावना है, इसलिए इसको यहाँ शामिल किया गया है। बहुत ध्यान से इसको देखते जाइए और पूरा देखिए। निम्न कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए। अब ये गलती इसमें गलत कौन सा है ये बताना है, और यानी सही 3 है, गलत 1 है, ये बताना है तो कौन सा गलत है। तो विभिन्न स्थानों पर भार परिवर्तित लेकिन द्रव्यमान स्थिर रहता है, बिल्कुल सही है। द्रव्यमान अभी बात हुई थी, क्वांटिटी स्थिर रहती है, द्रव्यमान स्थिर रहेगा। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है, बिल्कुल सही है। भार जो है वही चीज़ है जिससे बल है, एक बल ही है जिससे पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करेगी। गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर बल है जब तक कि अधिक द्रव्यमान प्रयुक्त न हो, ये भी सही है।
गुरुत्वीय बल का मान ऊंचाई बढ़ने पर बढ़ता है। देखिए ये गलत हो गया, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, घटता है, कम होता है। गुरुत्वीय बल एक आकर्षण लेकिन कमजोर बल है। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इनको ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। पृथ्वी के अलग अलग स्थान पर गुरुत्वीय बल का मान भिन्न भिन्न होता है। पृथ्वी तल से ऊंचाई पर बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। गुरुत्व घटता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। ध्रुव पर इसका मान अधिकतम, ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न आया है। ध्रुव का मान अधिकतम था, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थिति में समान रहता है। फिर से बात आ गई, वस्तु का द्रव्यमान यानी m जो है वो हमेशा समान रहेगा और भार परिवर्तित होता है किसकी वजह से, g की वजह से, क्योंकि g हमेशा बदलता रहता है, ये याद रखें। नेक्स्ट g माने गुरुत्वीय त्वरण, अब जानते हैं। नंबर 6 प्रश्न है, रॉकेट का प्रक्षेपण किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑन विच प्रिंसिपल इज लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट बेस्ड। तो बिल्कुल ये संवेग संरक्षण यानी मोमेंटम कंजर्वेशन के थ्योरी पर बेस्ड है रॉकेट का उड़ना। संवेग संरक्षण पर। संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या है, एक या एक से अधिक निकाय पर कोई बाहर बल, बोल नहीं जी, बल नहीं लग रहा है यदि, तो निकाय का कुल संवेग नियत रहेगा। बाहरी बल न लगने पर निकाय का संवेग नियत रहता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, p इक्वल टू mv। वेग को 2 गुना करने पर संवेग 2 गुना बढ़ेगा और गतिज ऊर्जा में 4 गुनी वृद्धि हो जाएगी। इस बात को थोड़ा याद रखिएगा, ये बहुत बार प्रश्न आता है। तो वेग को 2 गुना बढ़ाएंगे तो संवेग भी 2 गुना बढ़ेगा, लेकिन गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाएगी। आवेग का सूत्र होता है बल इंटू समयांतराल, I इक्वल टू FT होता है, इसको याद रखिए। और आवेग जो है इसकी वैल्यू संवेग में परिवर्तन के बराबर होती है। देखिए ये बहुत बार प्रश्न आते हैं, आवेग की वैल्यू किसके बराबर होती है, बताएंगे संवेग में परिवर्तन के बराबर। आयोग किस पर निर्भर है, बल और समयांतराल पे निर्भर है। ऐसे ही संवेग किस पर निर्भर है, तो द्रव्यमान गुणे वेग पर। तो ये जो सूत्र हैं इनको याद रखें, दूसरे तरीके से भी पूछे तो आप इसका आंसर दीजिए, गलत ना हो। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न है, हाँ 7वां प्रश्न है, कार्य का मान किस पर निर्भर है। ऑन व्हाट डज द वैल्यू ऑफ वर्क डिपेंड। प्रयुक्त बल पर निर्भर है, बिल्कुल। बल और विस्थापन पर भी निर्भर है, क्योंकि कार्य तभी होगा जब विस्थापन होगा। बल और विस्थापन के बीच का कोण बिल्कुल किस एंगल पर हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी उपर्युक्त सभी पर, ऑल ऑफ द अबव, यानी सब पर कार्य निर्भर करता है। देखिए कार्य का जो सूत्र है, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, FD, W इक्वल टू FD होता है। कार्य एक अदिश राशि है लेकिन 2 सदिश राशियों का गुणनफल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 2 सदिश राशियों का गुणनफल है लेकिन वह खुद अदिश राशि है, कार्य है। कार्य होने की शर्त, देखिए ये भी शर्त इंपॉर्टेंट है कि विस्थापन अवश्य होना चाहिए, यह अनिवार्य है। विस्थापन नहीं होगा तो कार्य शून्य होगा। W इक्वल टू FD कॉस थीटा। जब बल और विस्थापन कोणीय दिशा में है, यानी कोण बनाते हों, तो उस समय पे W इक्वल टू FD होता। वैसे तो W इक्वल टू FD है, लेकिन कोण के समय कॉस थीटा लग जाएगा। अब देखिए थीटा की वैल्यू पर ये डिपेंड करेगा कार्य। यदि थीटा इज इक्वल टू 0 तो कार्य अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। बल और विस्थापन इसमें समान दिशा में, यानी एक ही दिशा में बल और विस्थापन दोनों हो रहे हैं। जिधर का धकेला जा रहा है उधर वो चला जा रहा है। ये यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो कार्य शून्य हो जाएगा, बल और विस्थापन लंबवत हैं। इस तरह से बल इधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, तो लंबवत है तो कार्य 0 हो जाएगा। और यदि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री तो कार्य ऋणात्मक हो जाएगा, इधर बल लग रहा है और कार्य इधर हो रहा है, तो ये इतना माइनस हो जाएगा। बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं। देखिए ये ऐसा क्यों हो जाता है, ये विज्ञान में खास तौर से इस टॉपिक में मैकेनिक्स में बहुत सवाल आते हैं। तो वाई डू पेंडुलम क्लॉक बिकम स्लगिश इन समर। तो समर में ये धीमा क्यों हो जाता है। गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण नहीं है, कुंडली में घर्षण के कारण भी नहीं है, लोलक का भार बढ़ जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे दोलन में लगा समय भी बढ़ जाता है। और जब समय बढ़ जाएगा
तो घड़ी अपने आप सुस्त हो जाएगी, क्योंकि उसी कार्य को करने के लिए कम टाइम लगता था, अब ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो घड़ी अपने आप सुस्त हो जाएगी। तो लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी, जिससे दोलन में लगा समय बढ़ जाता है और वो घड़ी धीमी हो जाएगी। तो ऊष्मीय प्रसार के कारण लोलक की लंबाई में वृद्धि होती है, क्योंकि गर्मी में ऊष्मीय प्रसार हो जाता है गर्म होने की वजह से। आवर्तकाल बढ़ता है, अर्थात दोलन में लगा समय बढ़ जाता है और घड़ी क्या होती है, सुस्त हो जाती है। आवर्तकाल का यदि कभी सूत्र पूछता है तो आप देखिए T=π√L अपॉन जी है, और यल जो है लोलक की प्रभाव का लंबाई है, जी इसमें गुरुत्वीय त्वरण है। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न। देखिए 9वां प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? क्योंकि उपग्रह यहाँ से छोड़ दिए तो उसमें ऊर्जा कहाँ से मिल रही है उसको? इसमें ये ऊर्जा सौर सेलों से मिलती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सोलर सेल्स होते हैं और उसी से कृत्रिम उपग्रह को ऊर्जा मिलती है। कोई पेट्रोल या वो नहीं रहता, क्योंकि वो कब तक चलेगा। तो सौर सेलें हैं। सौर सेल क्या हैं? ये ऐसी युक्तियां हैं जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायरेक्ट कन्वर्ट करती है। प्रकाश वहाँ भरपूर मिलेगा, उसी को विद्युत ऊर्जा में बदलती जाएगी और वह कभी भी खत्म नहीं होगी। प्रकाश विद्युत सेल का भी काम है, प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। विद्युत सेल क्या है? यह रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करेगा। तो जब प्रकाश विद्युत सेल का है तो प्रकाश से विद्युत ऊर्जा में, और जब विद्युत सेल का है तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करेगा। इंजन क्या करता है? ये ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करेगा रूपांतरण। डायनमो करेगा यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी डायनमो का उल्टा ये करेगी। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं इनको याद रखिए, प्रश्न बहुत आते हैं। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? वस्तु की मात्रा यदि बदलेगी तो क्या अनचेंज होगा, चेंज नहीं होगा। तो द्रव्यमान हो जाएगा, मात्रा तो बदलेगी, हो जाएगा द्रव्यमान निश्चित। घनत्व, ऑप्शन नंबर बी सही है, ये जो है अनचेंज रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका द्रव्यमान, आयतन व भार बदल जाएगा, लेकिन घनत्व तो अनचेंज रहेगा, क्योंकि यह नियत रहता है। घनत्व में परिवर्तन द्रव्यमान व आयतन में परिवर्तन से ही होगा। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, इसका सूत्र है। तो जब द्रव्यमान या इसमें चेंज होने पर घनत्व में परिवर्तन आएगा। और भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, ये भार जो है प्रश्न आता है कि भार किस पर निर्भर है, तो ये mg याद रखिए, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर है। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न है, एक भूस्थिर उपग्रह का काल क्या होगा? देखिए भूस्थिर उपग्रह यानी जमीन जो पृथ्वी है, वो पृथ्वी की ऑर्बिट में जो उसका भी ऑर्बिट हो जाता है, तो पृथ्वी का 24 आवर्स है, तो इसका भी क्या होगा, 24 आवर्स ही होगा, 24 घंटे ही होगा। तो भूस्थिर उपग्रह से 3600 किलोमीटर की दूरी पर विषुवतीय कक्षा में प्रभावित, 36,000 होगा किलोमीटर की दूरी पर विषुवतीय कक्षा में स्थापित होता है। यह उपग्रह द्वारा अपनी कक्षा का एक चक्कर लगाने में लगा समय 24 घंटे होता है। अतः यह पृथ्वी से देखने पर सदैव एक ही दिशा में दिखाई देते हैं, क्योंकि जहाँ पृथ्वी भी उसी हिसाब से घूम रही है, उसी गति से, और उपग्रह भी उसी गति से घूम रहा है। तो पृथ्वी का एक सिरा जिस तरफ है उपग्रह की दिखाई दे रहा है, हमेशा वही दिखाई देता है। 12वां प्रश्न है, एक वायुयान के ऊपर की ओर उठने का क्या कारण है? देखिए ये वायुयान कैसे ऊपर उठता है? इनके पंखों पर ऊपर का दबाव नीचे के दबाव से कम होता है, ये बिल्कुल सही बात है। ऊपर का दबाव कम है, नीचे का ज़्यादा है, तो ये नीचे के दबाव ऊपर को धकेलता है और ये वायुयान को ऊपर उठाता है। क्योंकि नीचे का दबाव से कम है, ऊपर का नीचे वाला ज़्यादा है, तो ये प्रेशर से पाके ऊपर उठता चला जाता है। देखिए इसमें कारण क्या है, ये दबाव क्यों ऊपर का कम है? यहाँ वायुयान के पंखों का विशेष एक आकार रखा जाता है जानबूझ के। पंखों के ऊपरी सतह की वक्रता निचले की वक्रता से अधिक होती है, तथा सामने का किनारा गोल व पीछे का चपटा रखा जाता है। ये कारण क्यों है ऐसा? यही ऊपर का दबाव जिससे कम रहे और नीचे का दबाव ज़्यादा रहे।
इससे पंख व सामने से टकराने वाले वायु को पंख के ऊपर से गुजरने पर नीचे की अपेक्षा अधिक मार्ग तय करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप पंख के ऊपर से गुजरने वाली वायु का वेग नीचे की अपेक्षा कम हो जाएगा। यानी नीचे वाला जब वेग ज़्यादा रहेगा तो उसको पुश करेगी ऊपर की ओर। पंखों के ऊपर का दबाव पंखों के नीचे की दबाव की तुलना में कम होने के कारण वायुयान को ऊपर उठने में आवश्यक उत्थापक बल मिल जाएगा। यह बर्नौली के प्रमेय का उदाहरण है, उसी पर यह बेस्ड है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, पृथ्वी के परितः, पृथ्वी के यानी चारों ओर घूमते हुए कृत्रिम उपग्रह से गिराई गई गेंद कहाँ गिरेगी? तो आप सोचिए कि जो कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है उससे कोई गेंद गिरा दी गई तो क्या पृथ्वी पर गिर जाएगी? नहीं गिरेगी। वो क्या करेगी? वो उसी कक्षा में घूमती रहेगी। इट विल कंटिन्यू टू रिवॉल्व इन द सेम ऑर्बिट। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी की भी ऑर्बिट वही है और जब इतना जो है ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी का नहीं रह जाता वहाँ जो कि उसको खींच सके, और ऊपर भी नहीं जा सकती क्योंकि सूर्य वगैरह का भी इतना भी वो जो है आकर्षण नहीं होता, तो उसी कक्षा में वो घूमती रहेगी। तो कृत्रिम उपग्रह की कक्षा में उसी चाल से घूमती रहेगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण न ऊपर जाएगी और न पृथ्वी पर नीचे गिरेगी। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न है, यदि किसी कण के रेखीय समय को 2 गुना कर दिया जाए, यदि किसी कण के रेखीय समय को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका कण का की गतिज ऊर्जा क्या होगी? देखिए कुछ चीज़ें तो आप याद रखिए। यदि रेखीय कोणीय संवेग जो है रेखीय संवेग 2 गुना हो जाएगा तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? वो 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इसको आप याद रख लीजिए। और कैसे याद रखेंगे? अपरिवर्तन ये हो जाएगी 4 गुनी। 4 गुनी क्या? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी जो है 4 गुनी हो जाएगी। हाफ mv², k इक्वल टू हाफ mv² होता है, अब p इक्वल टू mv होता है। तो के ई क्या हो जाएगा? p²/2m और के ई p² हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 2 दूनी 2 होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अतः संवेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुनी बढ़ जाएगी। यहाँ p² है, यहाँ k है, राइट। 15वां प्रश्न है, जेट इंजन की कार्यप्रणाली निम्न में से किसके संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करती है? तो जेट इंजन की कार्यप्रणाली जो है वो रेखीय संवेग यानी लीनियर मोमेंटम के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहेंगे। इस पर कार्य करेगी। और यह क्या है? यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो निकाय का संवेग नियत रहता है। ये पहले प्रश्न आ चुका है। जब कोई व्यक्ति 16वां प्रश्न है, आधे से ज़्यादा आपने दूरी तय कर ली है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जब कोई व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका, देखिए कोई व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी का चक्कर लग रहा है, सैटेलाइट में है अंदर, तो उसका क्या हो? द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार अपरिवर्तनीय बना रहता है। देखिए द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं होगा, द्रव्यमान उसका अनचेंज रहता है, तो ये गलत है। द्रव्यमान अपरिवर्तनीय, बिल्कुल द्रव्यमान अपरिवर्तनीय रहेगा, वो अनचेंज रहेगा, परंतु भार शून्य हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अंतरिक्ष में भार शून्य हो जाएगा क्योंकि जी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी सही है। भार शून्य हो जाएगा। याद रखिए द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है तो और भार शून्य हो सकता है, घटता बढ़ता रहता है। लेकिन जब अंतरिक्ष में होंगे तो भार शून्य हो जाएगा क्योंकि वहाँ क्या है? जी इक्वल टू 0 है। और एम जी इसमें यदि जी 0 हो गए तो पूरा ये डब्ल्यू को 0 बना देगा। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न है। हाँ 17वां प्रश्न है, बत्ती वाले स्टोव में बत्ती में तेल चढ़ने का क्या कारण है? जो है तेल कैसे चढ़ता है बत्ती से, किस गुण के कारण? क्या ये विस्कोसिटी है, श्यानता है, या उत्क्षेप बल है, या केशिका क्रिया? यस, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये केशिका क्रिया है और केशिका क्रिया के माध्यम से धीरे धीरे उस बत्ती के सहारे वो ऊपर उठ जाता है।
और केशिका क्रिया किसके कारण होती है? तेल के पृष्ठ तनाव के वजह से होती है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट किसका संकेत है? कि मतलब इस बात का संकेत है कि मौसम क्या होगा, ठंडा होगा या वर्षायुक्त होगा या तूफानी होगा या शांत होगा। देखिए जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर की में यदि एकाएक अचानक गिरावट आती है तो केवल ये तूफान का संकेत है। इसको याद रख लीजिए, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। इसका कारण क्या है कि कम दबाव का क्षेत्र होता है और इस क्षेत्र की तरफ वायु का तेजी से प्रवाह होता है। वायुमंडल में अस्थिरता हो जाती है, चक्रवात और तूफान की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। और कम दबाव का क्षेत्र होता है, इसी से बैरोमीटर नीचे चला जाता है। 19वां नंबर प्रश्न है, एक भारहीन रबड़ के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा है, तो जल में इसका भार क्या होगा? जल में इसका भार, देखिए जब जल में इसको डालेंगे तो क्या उच्छेप बल लगेगा, जितना ये दबाएगा उतना जल भी ऊपर प्रेस करेगा और प्लस और माइनस बराबर 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका भार 0 हो जाएगा जल में। आर्किमिडीज का सिद्धांत आप जानते हैं कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ आभासी कमी आती है, यानी प्रतीत होती है कमी, और यह भार में आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो जब 200 ग्राम का गुब्बारा डुबाया जाएगा तो 200 ग्राम गुब्बारे का भार 0 होगा, क्योंकि 200 ग्राम का जो गुब्बारा है ये नीचे की ओर प्रेशर डालेगा जल में और जल भी उत्प्लावन बल लगाएगा। तो मान लीजिए ये 20 इकाई का बल नीचे लगता है और 20 इकाई का बल ऊपर भी लग जाता है, तो 20 माइनस 20 इक्वल टू 0 हो जाता है, ये प्लस माइनस 0 कर देगा। 20वां प्रश्न है, जब कुएं से पानी भरी बाल्टी ऊपर खींचते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है? ये तो आप करके भी देखे होंगे कि यदि कुएं से रस्सी से यदि पानी खींचते हैं तो जैसे जैसे खींचते हैं पानी की सतह से जैसे ऊपर पानी की सतह पर है तो एकदम हल्की है, लेकिन तब आपको बल नहीं लगाना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही पानी की सतह से ऊपर आई तो पानी की सतह से क्या हो जाती है? ऊपर आते ही भारी हो जाती है। और ये वही आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है कि जो है जब कोई द्रव में डुबोई जाएगी वस्तु तो उसमें उसके आभासी कमी आएगी भार में, और यह जो है कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर हो जाती है। तो इसमें क्या है कि भार में यहाँ आभासी जो कमी आती थी वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया गया बल, इसको उत्प्लावन बल के कारण होती थी। अब यहाँ उत्प्लावन बल उल्टा काम कर रहा है, तो पानी से ऊपर आने पर बाल्टी जल द्वारा लगने वाला उत्प्लावन बल जो है समाप्त हो जाता है और भारी जो है बाल्टी भारी महसूस होने लगती है। भाई जब जल में थी तब बाल्टी नीचे दबा रही थी और जल उसको ऊपर दबा रहा था, तो भार 0 था वहाँ। लेकिन जब ऊपर आ गई, यानी जल से जैसे ही बाल्टी ऊपर आई तो जल का बल तो ख़त्म हो गया, तो भार केवल बाल्टी का है और इसीलिए जो है बाल्टी अपने की ओर नीचे की ओर खींच रही है, जल ऊपर की ओर नहीं खींच पा रहा है, और इसीलिए क्या है भार महसूस होता है पहले से ज़्यादा। 21वां नंबर प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है ये बहुत बार आता है परीक्षा में, इस तरह के प्रश्न। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्यों? जब ऐसे झुकी है तो इसको गिर जाना चाहिए, लेकिन ये गिरती नहीं, क्योंकि जो ये चीज़ है ये इसके अंदर है। क्या? गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। केंद्र यहाँ है, तल के अंदर ये रेखा आ रही है, इस वजह से ये गिरती नहीं है। स्थायी संतुलन की स्थिति क्या है? कोई वस्तु तभी तक स्थिर रहती है जब तक कि उसके गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली और ऊर्ध्वाधर रेखा आधार तल से होकर जाती है। तो वही बात है कि यदि आधार तल यहाँ है तक है और गुरुत्व केंद्र यहाँ से होकर जा रही है, इसके बीच में कहीं भी तो ये गिरेगी नहीं, इसके बाहर यदि आ जाएगी तो गिर जाएगी। तो ये है इसका मुख्य कारण। 22 नंबर प्रश्न है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय किस कारण पेन से स्याही निकलने लगती है? कई बार ऐसा होता है कि पेन से स्याही निकलने लगती है, ये वायुदाब में कमी के कारण होती है। पेन के अंदर का वायुदाब और बाहर का वायुदाब दोनों के अंदर के डिफरेंस के कारण ये ऐसा दोनों में डिफरेंस के कारण ऐसा हो जाता है कि पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे अधिक ऊंचाई पर जाएं वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा? कम होता चला जाता है।
और पेन के वायुदाब और उसमें डिफरेंस पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से स्याही बाहर आने लगती है। 23 नंबर प्रश्न है 23वां नंबर प्रश्न है रॉकेट निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत? नहीं। बर्नौली के सिद्धांत? नहीं। रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत? यस, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर यह आधारित है रॉकेट की उड़ान। जिस वेग से रॉकेट से गैस निकलती है, ठीक उसी वेग से विपरीत दिशा में रॉकेट गति करता है। और ये क्या है? क्रियापत्र क्रिया का नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। और इसी के आधार पर इसको रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत बना है m1v1 = m2v2। और इसी के आधार पर वह जितनी तेज नीचे प्रेशर डालेगा उतना तेज उसको ऊपर प्रेशर डालेगी गैस, और ऊपर उठाती चली जाएगी, रॉकेट उड़ता चला जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से क्या होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। अच्छा देखिए, गुरुत्वाकर्षण भार क्या होगा? W = mg आपने कहा, ये हमेशा स्थिर रहता है, तो वस्तु का भार शून्य, द्रव्यमान वही रहेगा, तो m तो वही रहेगा, लेकिन g क्या है? यहाँ शून्य है। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि g की वजह से ही ये भार है। g यदि जीरो हो जाएगा, क्या लिखा है? गुरुत्वाकर्षण लुप्त हो जाए। जब g जीरो हो जाएगा तो W भी क्या? जीरो हो जाएगा। यस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा क्योंकि g शून्य है, लेकिन द्रव्यमान अनचेंज रहेगा। ये पहला सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि W जो है वो mg पर निर्भर है, तो m यदि कांस्टेंट है तो g पर हो गया, और g = यदि जीरो हो गया तो W भी जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है 25वां प्रश्न है किसी वस्तु का भार, ये भार, अच्छा ये प्रश्न खूब आता है, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किसी वस्तु का भार विषुवत रेखा पर अधिकतम रहता है या ध्रुवों पर अधिकतम रहता है? इन्हीं दो पर ज़्यादा प्रश्न आता है, एक पर अधिकतम एक पर न्यूनतम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ध्रुवों पर यह अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम। पृथ्वी ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल जी की वैल्यू की बात करें तो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा है, इसीलिए भार भी ज़्यादा है। विषुवत रेखा पर जो है जी की वैल्यू सबसे कम है, इसलिए भार भी न्यूनतम है। और पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार जीरो हो जाता है। अंतरिक्ष में वस्तु का भार जीरो हो जाएगा क्योंकि जी क्या है? जीरो है, बार बार ये बात आई है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण अंतरिक्ष यात्री सीधे नहीं खड़े रह सकते। ये प्रश्न आया हुआ है कि वहाँ सीधे क्यों नहीं खड़े रह सकते? तो गुरुत्वाकर्षण वहाँ जीरो है, इसलिए नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी जो स्थिति है वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से है, खड़े रहना बैठना। भार = mg है, यहाँ g बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। 26 नंबर प्रश्न है पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो पानी की सतह पर क्या फर्क पड़ेगा? अब देखिए, ये बर्फ का टुकड़ा है, तो ये बर्फ का टुकड़ा जितना आयतन इसका है, पिघलने पर जो पानी बन जाएगा वो भी उतना ही आयतन रहेगा, तो क्या हो जाएगा? इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों का आयतन बराबर है, तो कोई, यानी डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये अपरिवर्तित रहेगा, ये जो है अनचेंज रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि आयतन में कोई चेंज आएगा नहीं। तैरते हुए बर्फ का घेरा गया आयतन जो है पिघलने के पश्चात जो पानी बनेगा उसके आयतन के बराबर होता है। बर्फ के जल पर तैरने का कारण क्या है? ये भी प्रश्न कई बार आता है, तो आप याद रखिए बर्फ का घनत्व जो है जल के घनत्व से कम होता है, याद रखिएगा, इसलिए वो बर्फ तैरती रहती है, जबकि वो भी पानी ही है। समुद्र में तैरते हुए आइसबर्ग का 1/9 भाग, इसको 1/9 इसको याद रखिए, ये आता है समुद्र की सतह से ऊपर होता है, ये 1/9 भाग, और बाकी 8/9 भाग नीचे होता है। अच्छा, अब जिसे 1/9 आपने याद किया तो 8/9 जो बचा, अब ये पूछ ले तो मत भूल जाइए, पूछ ले कि समुद्र के सतह से नीचे कितना होता है तो आप 8/9 कर दीजिए, क्योंकि 1/9 ऊपर होता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर, 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर सबसे ज़्यादा होता है पानी का घनत्व। जल को 0 से 4 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म करने पर आयतन घटता है तथा घनत्व बढ़ता है, ये याद रखिए केवल जल के लिए है, और अन्य में इसका उल्टा होता है।
4 डिग्री के बाद सब बराबर हो जाते हैं। जैसे जो है अन्य द्रवों का है वैसे यहाँ भी हो जाता है। तो अन्य द्रवों का क्या है, जैसे जल को 4 डिग्री तक गर्म करने पर आयतन घटेगा, घनत्व बढ़ेगा। औरों का आयतन बढ़ेगा, घनत्व घटेगा। तो 4 डिग्री के बाद जल का भी आयतन बढ़ेगा और घनत्व घटने लगेगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि भाई बर्फ में घर्षण बल कम होता है और इसीलिए जो है वहाँ दिक्कत होगी। नेक्स्ट है 27वां प्रश्न है। इसके बाद 3 प्रश्न और बचेगा। क्या कारण है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर थोड़ा सा पीछे की ओर झुक जाता है, कई बार धक्का लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये गति का जड़त्व है, यस, इनर्शिया ऑफ मोशन है। और ये बड़ा सिंपल है और बहुत बार परीक्षा में आता है, इसलिए याद रखिए। ये जड़त्व का नियम क्या है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या एक सरल रेखा में समान वेग से गतिशील है, दोनों स्थितियों में क्या होगा, उसकी स्थिर विरामावस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होगा जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाएगा। यात्री का निचला हिस्सा गाड़ी के संपर्क में है, यानी जब वो चलने लगता है तो निचला हिस्सा यात्री का चलने लगता है, लेकिन ऊपर का सर स्थिर रहता है। और इसीलिए जैसे ही वो आगे बढ़ेगा तो वो जो है सर तो पीछे, वो आगे चला जाएगा निचला हिस्सा, लेकिन सर जो है उसके साथ चलना प्रारंभ नहीं कर देता है, इसलिए वो टकरा जाएगा। जड़त्व के 2 प्रकार हैं, स्थिरता का जड़त्व व गति का जड़त्व, ये दोनों याद रखेंगे। 28वां नंबर प्रश्न है। समान त्वरण से ऊपर जा रहे लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का आभासी भार सदैव उसके सही भार से क्या होगा? वास्तविक भार से आभासी भार क्या होगा? अधिक प्रतीत होता है। ऐसा आपने देखा भी होगा लिफ्ट में कि आभासी भार जो है लगता है, जो प्रतीत होता है वो वास्तविक भार से ज़्यादा प्रतीत होने लगता है। कारण क्या है कि भार सदैव नीचे की ओर कार्य करता है, क्योंकि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। तो जब क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के तहत क्या होगा कि ये ऊपर जाएगा, पृथ्वी नीचे खींचेगी, भार अधिक महसूस होगा। 29 प्रश्न। इसके बाद अंतिम प्रश्न है। एक उपग्रह अपनी कक्षा में लगातार पृथ्वी के चक्कर किस बल के कारण लगाता है? देखिए, उपग्रह जो गोल गोल घूम रहा है, तो ऐसे वृत्ताकार पथ पे जो चीज़ें घूमती हैं कोई भी हो, वो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, वो अभिकेंद्रीय बल होता है। इसका उल्टा होता है अपकेंद्रीय बल। इनके उदाहरण बहुत परीक्षा में आते हैं, तो ध्यान से देख लीजिए। तो जो ये उपग्रह या कोई भी ऐसे सर्कुलर चीज़ें घूमेंगी तो वो इस केंद्र की ओर जो है फोर्स करेंगी, इनका मुँह होगा, और ये अभिकेंद्रीय बल होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स होता है। अभिकेंद्रीय बल जब कोई कण जो है किसी वृत्तावस्था पर मार्ग पर चलता है तो उस पर केंद्र की ओर जो एक बल कार्य करता है, जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। इस तरह से केंद्र की ओर कार्य करेगा। यह किसी उपग्रह पर पृथ्वी पर लगाया गया गुरुत्वीय बल ही है। अपकेंद्रीय बल क्या है? केंद्र से हट जाने वाला बल। ये इधर उल्टा बाहर की ओर लगता है, तो ये केंद्र से बाहर की ओर लगता है। जैसे इसके उदाहरण बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा। दूध से क्रीम निकालना, कपड़ा सुखाने की मशीन जो कार्य करती है, ये सब अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल वाले हैं। और जो ये वृत्ताकार मार्ग पर चल रहे हैं, ये सेंट्रीपेटल वाले हैं, अभिकेंद्रीय। तो अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय दोनों याद रखिए, अलग अंतर इसमें है। अंतिम प्रश्न है। एक ही पदार्थ के बीच के अणुओं के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल है। एक ही पदार्थ, जैसे एक ही पदार्थ के बीच कई अणु हैं, और ये 2 पदार्थ हैं, दोनों के बीच अणु हैं। तो जब एक ही पदार्थ कहे तो ससंजक बल हो जाएगा, और 2 पदार्थों के बीच के जो अणु हैं तो वो क्या हो जाएगा? असंजक बल। तो यहाँ एक ही पदार्थ कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ससंजक बल। तो ससंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स क्या है? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल। और असंजक बल क्या हो जाएगा? एडेसिव क्या हो जाएगा? विभिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल। तो साथियों, आपने देखा कि वीडियो का क्या लेवल है और किस तरह से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल इसका लेवल और आपकी परीक्षा का लेवल बिल्कुल सेम ही है। तो आप मान लीजिए कि आप इधर 30 प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन आपने व्याख्याएं देखी होंगी तो 30 प्रश्न जो है 300 प्रश्नों के बराबर आप इन प्रश्नों का उत्तर देख रहे हैं, और पूरा जो है एक टॉपिक कवर हो रहा है। तो टॉपिक वाइज आप लगातार पढ़ते जाइए, और आप लगभग 15 से 20 टॉपिक जो इसमें होते हैं वो सारे जब पढ़ लेंगे तो आपको फिर
एज ए होल हर टॉपिक से चुनिंदा प्रश्नों की श्रृंखला में शुरू करूँगा। तो बहुत ध्यान से इन प्रश्नों को देखते जाइए, समझते जाइए, अभी आपके पास समय है। और इनको थोड़ा सा वीडियो को पूरा देखिए, 1-2 बार देखेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाने वाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।